आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे की नर्सिंग रोल्स इन प्रोसीजर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में और एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एमसीक्यूज़ 10 से 15 आपके बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड जनरल पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद और भी अच्छे हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट आप सभी के सामने ही है, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, चेकिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चेकिंग द टेम्परेचर के टाइम पे जो की नर्सिंग प्रोसीजर्स के जो इम्पॉर्टेंट हमारे इंटरवेंशन होते हैं, तो आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पेशेंट शुड नॉट टेक एनीथिंग हॉट और कोल्ड 10 to 20 मिनट्स प्रायर टू चेकिंग ऑफ ओरल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। आप चाहे पीजीआई चंडीगढ़ दो, डॉक्टर आरएमएल दो, कोई सा भी एग्ज़ाम दो, नॉरसेट, डीएसएसबी, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम दो, सीएचओ, आपको ये जो टॉपिक है क्वेश्चन एक ज़रूर मिलता है। क्वेश्चन में आता है कि अगर पेशेंट ने हॉट या कोल्ड कुछ इनटेक किया है ओरली, तो कितनी देर के बाद हमें ओरल टेम्परेचर लेना चाहिए पेशेंट का। आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। सब कंफ्यूज रहते हैं, कोई बोलता है 10 to 20, कोई बोलता है 20 to 30, बट आपका जो आज राइट आंसर मैं बताने जा रही हूँ वो आपको एग्ज़ाम में लगाना है 10 to 20 मिनट्स, जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है अब हमारा रेक्टल थर्मामीटर। Insert the rectal thermometer 3.5 to 4 centimeter in adults and 1.5 centimeter in the infants and 2.5 centimeter in the children। थर्मामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इन रेक्टल थर्मामीटर कितना हमें इंसर्ट करना होगा थर्मामीटर को। तो आपके यहाँ पॉइंट्स जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आपका है 3.5 to 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इन्फेंट्स में 1.5 सेंटीमीटर। ज़्यादातर एडल्ट्स के ऊपर ही आता है और सेकेंड टाइम चिल्ड्रंस पे आता है, इन्फेंट्स में कम ही आता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन टू बी केप्ट वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम डिफरेंट रूट्स थ्रू द मर्करिक थर्मामीटर। यहाँ पे पूछा है थर्मामीटर को कितनी देर के लिए रखना होगा डिफरेंट रूट्स में, ठीक है, मर्करिक थर्मामीटर्स को। तो आपका यहाँ पर है, ओरल में आपको 2 मिनट रखना है, एक्सिलरी में 3 मिनट और रेक्टल में 1 मिनट। बट आज के टाइम में समय में क्या हो रहा है, डिजिटल थर्मामीटर चल रहे हैं, तो उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। आप जब रखते हैं तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर में वो बीप कर जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड हो चुका है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर नीड्स टू बी क्लीन्ड फ्रॉम बल्ब टू स्टेम एंड आफ्टर टेकिंग स्टेम टू बल्ब। आपको ये समझना होगा कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ये आपका थर्मामीटर है, ठीक है, और ये है इसकी स्टेम। तो ये एक रफ डायग्राम बना के मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है दोस्तों, ठीक है। देखो, बिफोर अगर आ रहा है टेम्परेचर तो आपको यहाँ से जाना है। अगर बिफोर टेम्परेचर है तो आपको स्टेम में क्लीन करना है पहले, और देन आपको यहाँ का स्टेम क्लियर करना है, ठीक है। बल्ब टू स्टेम आना है आपको बिफोर, और आफ्टर आपको एक ही याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर याद रखना है, बल्ब टू स्टेम आना है, और आफ्टर में रिवर्स जाना है, स्टेम टू बल्ब जाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है आपका, एक्सिलरी टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री लोअर देन ओरल टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो लोअर होता है ओरल से 1 डिग्री, और जो रेक्टल टेम्परेचर है आपका ओरल से 1 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ पल्स। अब यहाँ पल्स का आ गया है, पल्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बोथ कैरोटिड पल्सेस शुड नॉट बी पैल्पेट एट सेम टाइम
एज इट कैन कॉज रिफ्लेक्स ड्रॉप इन पल्स और बीपी। आपका ये नेक है, नेक के दोनों साइड में आपकी कैरोटिड है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड पल्स नहीं लेते हैं, दोनों कैरोटिड की एक टाइम पे नहीं लेते हैं पल्स, बिकॉज उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स ड्रॉप होगा पल्स और बीपी में। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट अमंग एडल्ट्स कैरोटिड पल्स इज असेस्ड। ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट पेशेंट का जो पल्स है हमें कैरोटिड ही लेना होता है, क्योंकि वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट शो करती है। इन्फेंट्स में क्या होगा, इन्फेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। कैरोटिड हम असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट इन एडल्ट्स, और यहाँ पे इन्फेंट्स की बात की जाए ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे सबसे फर्स्ट है ब्रेकियल और सेकंड है फिमोरल। तो आपको एग्ज़ाम में अगर दोनों आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ब्रेकियल पल्स को, ठीक है। और अगर आपका ब्रेकियल एब्सेंट है और फिमोरल शो कर रखा है क्वेश्चन में और एमसीक्यू में, तो आपको फिमोरल पे टिक करना है। बट अगर क्वेश्चन में दोनों ही शो हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ब्रेकियल को देनी है, जो कि इन्फेंट्स में ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट असेस की जाती है। नेवर यूज थंब फॉर पल्स चेकिंग बिकॉज थंब हैज़ इट्स ओन पल्सेशन एंड कैन बी मिस्टेकन एज पेशेंट्स पल्स। थंब से हमें कभी भी पेशेंट की पल्स चेक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज थंब की अपनी खुद की एक ओन पल्सेशन होती है, जिसकी वजह से हम पेशेंट की पल्स को मिस्टेकन ले लेते हैं, ठीक है, मिसप्रसेप्ट करके अपनी पल्स ही काउंट कर लेते हैं। बीपी मॉनिटरिंग थर्ड ऑप्शन है आपका है, ठीक है, थर्ड है आपका टॉपिक बीपी मॉनिटरिंग। बीपी शुड नॉट बी मेजर्ड ऑन द पेशेंट्स आर्म विद फिस्टुला और द शंट और ऑन द सेम साइड ऑफ रेडिकल मास्टेक्टमी। पेशेंट के उस आर्म से आपको बीपी टेक नहीं करना है, नहीं लेना है जिस आप आर्म्स में पेशेंट को शंट है, कोई फिस्टुला है या रेडिकल मास्टेक्टमी हुई है पेशेंट की, उस आर्म से पेशेंट का बीपी नहीं लेना है, दूसरे आर्म से लेना है, ठीक है। और वहीं बात रही अगर पेशेंट के बोथ आर्म्स में, मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे टॉप पॉइंट्स में लिखा नहीं है, मान लेते हैं दोनों आर्म्स में ही पेशेंट का रेडिकल मास्टेक्टमी हुआ है, तो पेशेंट का इस केस में हम लेग से बीपी मॉनिटर करते हैं, ठीक है, पॉप्लिटियल साइड से। नेक्स्ट पॉइंट है द आइडियल कफ ब्लैडर लेंथ इज मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट्स आर्म सर्कमफेरेंस। The ideal cuff bladder width is 40% of the patient's arm circumference. And if the cuff is small for the patient arm size, BP reading will be high. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होता है काफ़ी, आप इस पॉइंट को ज़रूर मार्क कर लें। अगर पेशेंट का आर्म्स बड़ा है काफ़ी साइज़ में, ठीक है, बिग साइज़ है आर्म्स, और कफ आपका छोटा पड़ रहा है, इन केस वर्किंग टाइम में काफ़ी बार होता है, काफ़ी ओबीस पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास और हमारा जो कफ है वो उनके लिए छोटा पड़ जाता है, जिसके वजह से बीपी में रीडिंग जो है हाई आती है। नेक्स्ट, इफ़ द कफ इज़ लार्ज फॉर द पेशेंट्स आर्म द बीपी रीडिंग विल बी लो। कई बार माल नरिश्ड, ठीक है, पेशेंट आते हैं काफ़ी पतले दुबले होते हैं, हाथ काफ़ी थिन होते हैं, ठीक है, मसल्स बहुत वास्टिंग होती है, जिसकी वजह से हाथ पतले हो जाते हैं और बीपी कफ काफ़ी बड़ा पड़ जाता है उनके लिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है बीपी रीडिंग जो है लो आती है। नेक्स्ट इज आई केयर। आई केयर का पॉइंट आ चुका है। आई केयर में क्या करना है, क्लीन द आई फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। ये आपकी नोज़ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आईज है, दिस इज द इनर कैंथस, ठीक है, एंड दिस इज द आउटर कैंथस, आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको हाईलाइट करती हूँ येलो से, दिस इज इनर कैंथस एंड दिस इज आउटर कैंथस। जो अंदर के साइड का पोर्शन है, जो नोज़ के साइड रहता है, वो इनर कैंथस होता है, और जो कान की तरफ होता है वो आउटर कैंथस होता है। आपको हेल्प होगी याद रखने में, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया। तो जब भी हमको आई क्लीन करनी होती है, हम स्ट्रोक कैसे लेते हैं, इनर कैंथस से आउटर कैंथस जाते हैं, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है, ऐसे क्लीन करते हैं हम आई क्लीनिंग में। नेक्स्ट इज क्लीन दी नॉन इन्फेक्टेड आई फर्स्ट
देन द इन्फेक्टेड आई। ये आपकी नोज़ है, ठीक है, ये आपकी आईज़ है, ये आपकी आईज़ है, ये नॉन इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। दिस इज़ नॉन इन्फेक्टेड एंड दिस इज़ इन्फेक्टेड। तो आपको सबसे पहले कौन सी क्लीन करनी है? नॉन इन्फेक्टेड, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसे पहले क्लीन करनी है कि ठीक है, क्योंकि वो आपको पता होना चाहिए मोर क्लीन टू लेस लेस कंटैमिनेटेड टू मोर कंटैमिनेटेड हम क्लीन करते हैं हमेशा। तो आपकी लेस कंटैमिनेटेड है ये वाली और मोर कंटैमिनेटेड है ये वाली, ठीक है। क्लीन द नॉन इन्फेक्टेड आई फर्स्ट, देन इन्फेक्टेड आई, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंस्टिलिंग आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप को इंस्टिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, if more than one eye drop is ordered, instill within interval of 10 to 15 minutes। मान लेते हैं किसी पेशेंट को 2 आई ड्रॉप ऑर्डर है, ठीक है। किसी को 1 होती है, किसी को 2 होती है, किसी को 3 होती है, ठीक है। 1 आई ड्रॉप है तो काम चल जाएगा, एक बार में डाल देंगे। बट अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है कोई आई ड्रॉप, तो हमें क्या करना होगा? हर एक आई ड्रॉप के बीच का जो इंटरवल होगा वो 10 to 15 मिनट्स का होगा। पहले 1 आई ड्रॉप दी, इंटरवल 10 to 15 मिनट्स, फिर एक और आई ड्रॉप दी तो 10 to 15 मिनट्स का गैप, फिर एक और आई ड्रॉप दे दी। इस तरीके से हम कर सकते हैं इंस्टॉलेशंस। इफ़ देयर इज़ ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग आई ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट, अप्लाई ड्रॉप फर्स्ट देन ऑइंटमेंट। अगर मान लेते हैं किसी पेशेंट को आई ड्रॉप भी प्रिस्क्राइब कर दी और आई ऑइंटमेंट भी दे दिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको आई ड्रॉप को इंस्टिल करना होगा। आई ड्रॉप को इंस्टिल करने के बाद आपको ऑइंटमेंट अप्लाई करनी होगी दोस्तों, ओके। तो अब आपको कुछ एब्रीविएशन दिखा देती हूँ, जो कि डॉक्टर्स, जो ऑप्थोमेलोजिस्ट या आई डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखते हैं: OD, OS एंड OU। OD राइट आई, OS लेफ्ट आई, OU बोथ आईज, ठीक है। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे: OD राइट आईज, OS लेफ्ट आईज, OU बोथ आईज, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट इज ट्रिकियोस्टमी सक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम का क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से जो मैं बताऊंगी, 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखो दोस्तों। यहाँ पे लिखा है ट्रिकियोस्टमी सक्शन, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिकियोस्टमी सक्शन करते टाइम पे जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोजीशन का। सेमी फॉलर्स, द फॉलर्स पोजीशन, ठीक है। तो ये दोनों ही पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम पोजीशन है, बस डिग्री एंगल्स का फ़र्क होता है। सेमी फॉलर्स एंड फॉलर्स पोजीशन ट्रिकियोस्टमी सेक्शन में। अब बात रही प्रेशर की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो प्रेशर आपको पता होना चाहिए। एडल्ट में 100 से 120, चिल्ड्रन में 80 से 100 और इन्फेंट में 50 से 80। आप यहाँ से याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप 50 से याद रखो, 50 से 120 के बीच का प्रेशर होता है। 50 से 20 में कितने का फ़र्क है? 20 का फ़र्क है, ठीक है। सॉरी, 30 का फ़र्क है, 30, ठीक है। तो 50 से 80 प्रेशर होगा इन्फेंट में, फिर 80 से 20, ठीक है। 80 से 100 मतलब बीच में कितने का इंटरवल है? 20 का। ऐसे आपको याद रखना होगा, याद रहेगा, मैं भी ऐसे याद रख लेती हूँ इन चीज़ों को। इन्फेंट का है 50 से 80, चिल्ड्रंस का है 80 से 100 और एडल्ट्स का है 100 से 120। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर अप्लाइंग द सक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुके हैं काफ़ी बार। पेशेंट को हमें सक्शन करने से पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करना होगा, ओके। नेक्स्ट इज, इसमें भी क्वेश्चन बन चुके हैं। इंसर्ट दी 10 to 12.5 सेंटीमीटर और अनटिल द पेशेंट कव्स। कैथेटर को अंदर कितना इंसर्ट करना है, वो इसकी लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 to 12.5 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है। अप्लाई द इंटरमिटेंट सेक्शन बाई ऑक्लूडिंग द वाई पोर्ट विथ थंब, ठीक है। इंटरमिटेंट सेक्शन देना होता है हमें
डू नॉट अप्लाई सक्शन फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स। आपको पता होना चाहिए आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो 10 सेकेंड्स का होता है दोस्तों, ठीक है। तो 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शन अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ लंबर पंचर। लंबर पंचर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 क्वेश्चन ज़रूर बना के देगा, 2 से 3 क्वेश्चन। पोजीशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली प्रोसीजर्स में, कि कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लंबर पंचर के लिए जो पोजीशन होती है फीटल पोजीशन होती है, नी एंड चेस्ट पोजीशन, ठीक है, जिसमें कि हमें पेशेंट की नीज को चेस्ट पे लेके जाना होता है, ठीक है, और एक सी शेप बनानी होती है। सर झुक जाता है और जो नीज होते हैं वो भी चेस्ट पे आ जाते हैं, तो सी का कर्व बन जाता है लंबर का। तो फीटल पोजीशन इसे बोलते हैं, नी चेस्ट पोजीशन। अब आपको साइट पता होना चाहिए एलपी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो द कोनस मेड्यूलरिस, ठीक है, बिलो द कोनस मेड्यूलरिस। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? L3 से L4 या L4 से L5। चिल्ड्रंस की बात है L3 से L4 रहेगा, और एडल्ट्स में रहेगा L4 से L5 इंटर स्पाइनस लेवल पे। ये दोनों लेवल याद रखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। L3 से L4 चिल्ड्रन के लिए है, L4 से L5 एडल्ट के लिए है। प्रोवाइड दी सुपाइन पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर प्रोसीजर ऑफ लंबर पंचर इम्पॉर्टेंट जो आपकी जो पोजीशन है पेशेंट को देने के लिए वो है सुपाइन, ठीक है। 48 आवर्स तक पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है विदाउट पिलो, बिकॉज इसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी, पेशेंट को हेडेक होगा। नेक्स्ट इज मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली आफ्टर जस्ट बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। पेशेंट के प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल इमीडिएटली चेक करना है। अब आपको मैंने जैसा बताया था अभी, हेडेक एंड पेन एट पंक्चर साइट आर द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। मैंने आपको बताया था अगर आप पिलो विदाउट पिलो सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे तो पेशेंट को हेडेक और पेन जैसे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सीवियर रहती हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये दोस्तों, जो कि आज हमने कवर कर लिया है, और उम्मीद करती हूँ अब जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे वो आप एग्ज़ाम में ज़रूर क्लियर करके आएंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड टॉपिक को मैं लेकर आती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में भी। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम CPR की क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।